नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बज रहे हैं। आइए शुरू करते हैं चक्रव्यूह और देखते हैं कि वो 4 कहानियां जिन पर आज आपने अपनी पसंद हमको बताई है। पहली कहानी, अब झारखंड में जेनजी की आग क्यों भड़की, इस खबर को 18% लोग देखना चाहते हैं। दूसरी कहानी, यौन शोषण केस में ब्रजभूषण शरण सिंह बरी हो चुके हैं। महिला पहलवानों का नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, इस खबर में 22% लोगों की दिलचस्पी है। 7:28 डिटेल में इस पर बात करेंगे। अगली कहानी थी, बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी की जुबान क्या पंक्चर हो गई है, आखिर समाज में कौन बो रहा है जहर के बीच, इस खबर को 29% लोग देखना चाहते हैं। और जिस खबर को आज सबसे ज्यादा दर्शक देखना चाहते हैं वो है उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बांकीपुर टू दतिया, मैसेज क्या है, यह स्टोरी 31% लोगों की पहली पसंद बनी है और हमारी आज की लीड स्टोरी भी यही है। पटना का बांकीपुर आज झांकीपुर बन चुका है। वो विधानसभा सीट जिसे 3 दशकों से बीजेपी का अजय दुर्ग माना जाता था, आज उस किले की दीवारें ढह गई। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने अपनी पहली चुनावी जंग में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को उस सीट पर शिकस्त दी जो बीजेपी का बीते 30 सालों से सबसे मजबूत गढ़ बिहार में कही जाती थी। इसीलिए कह रहे हैं कि पीके ने इतिहास रच दिया है, ये झांकी दिखा दी है। और वो बांकीपुर की बदलती राजनीति के लिए एक तरीके से झांकीपुर के सबसे बड़े शहंशाह बनकर उभरे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को आखिर बांकीपुर में हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? क्या ये बिहार की राजनीति के लिए बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट की शुरुआत है? क्या अब बिहार एनडीए बनाम महागठबंधन से हटकर जन स्वराज पार्टी को तीसरे और मजबूत विकल्प के रूप में बीजेपी के देखने लगा है? क्या जातिगत समगणों पर अब मुद्दों की राजनीति भारी पड़ने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बांकीपुर की जीत हार में जेन जी और युवा वोटर्स ने कितनी निर्णायक भूमिका निभाई है। सिर्फ बांकीपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में भी बीजेपी का कमल मुरझा गया। लेकिन गुजरात के मंजलपुर उपचुनाव में बीजेपी का जो गढ़ रहा है, वहां पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। यानी आज जो नतीजे आए 3 उपचुनावों के, उसमें 2 में बीजेपी हारी है, 1 में जीती है। पिछले 30 सालों से ये बीजेपी का गढ़ है गुजरात की मंजलपुर सीट। आज चक्रव्यूह में हम देश के वोटरों की इसी बदलती हुई सोच, दरकते हुए गढ़ और उभरते हुए नए विकल्प का सियासी गुड़ा भाग करने वाले हैं। सबसे पहले बात करता हूं बांकीपुर सीट की। यहां से प्रशांत कुमार ने सिर्फ बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को नहीं हराया, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और साख पर भी गहरी चोट मारी है। तो वहीं बीजेपी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इकबाल को भी चुनौती दी है। बीजेपी से पहली बार मुख्यमंत्री बने अपने राज्य के पहले ही चुनाव में सम्राट चौधरी को कितनी बड़ी मात मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के लिए यह पहली चुनावी अग्नि परीक्षा थी। जिस बांकीपुर सीट से वो खुद लगातार 5 बार विधायक रहे, जो सीट 3 दशकों से लगातार 30 सालों से उनकी या उनके परिवार का अजय राजनीतिक दुर्ग माना जाता है, उसी अपनी होम सीट पर उपचुनाव हार जाना अपनी सरकार के रहते हुए, डबल इंजन की सरकार रहते हुए बीजेपी से ज्यादा नितिन नवीन के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ी करारी शिकस्त है। जिन लोगों ने जनसुराज पर और मुझ पर ये भरोसा व्यक्त किया है, उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपनी ओर से हर वो संभव कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में जो कुछ भी बेहतरी लाई जा सके वो किया जाएगा। जो लोग चुनाव हार गए हैं उनको भी अपनी ओर से बधाई दे रहे हैं। लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी के लिए भी ये नेतृत्व क्षमता का पहला बड़ा अग्नि परीक्षा थी। बांकीपुर को बचाने के लिए सरकार से लेकर संगठन तक ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो साफ हो गया कि केवल सत्ता और गद्दी से जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता है।
और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे और पुनः बांकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले हम लोगों ने वहाँ विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ है और आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा। बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा बिहार की स्थापित राजनीति के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल भी है। 3 दशकों से बीजेपी का सबसे मजबूत शहरी गढ़ में से इस तरह का बदलाव न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि आरजेडी जैसी पार्टियों के लिए, जो कि नए नेतृत्व के सहारे अब चल रही है, तेजस्वी यादव के अब सहारे चल रही है, उसके लिए भी कई सियासी संदेश आज का ये बांकीपुर का नतीजा देता है। पिछले चुनावों में जिस वोट बैंक को तेजस्वी अपना एकाधिकार मानकर चलते थे, उस धारणा को इस बार बांकीपुर के मतदाताओं ने ध्वस्त कर दिया। बांकीपुर बिहार की सबसे शिक्षित सीटों में से एक कही जा सकती है। आरजेडी एमवाई और जातिगत गणित वाली राजनीति में ये मानकर बैठी थी कि एंटी इनकम्बेंसी का सीधा फायदा उन्हें मिलेगा, लेकिन बांकीपुर की जनता ने उन्हें बता दिया कि अब टाइम बदल रहा है, घर बैठे वोट नहीं मिल सकता। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता को बहुत सारे वादे किए और ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि मैं चैनल पे आपको बता भी नहीं सकती है, जो कि असंभव है। किसी भी पॉलिटिकल दल के, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे किसी भी संवैधानिक पद में, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है, जहां 35-40 वर्षों से विकास का कार्य नहीं हुआ है, उसको वो कैसे कहते हैं कि हम 4 साल ही बचा है, 4 साल में वो कैसे उसको बदल देंगे। बांकीपुर के जनादेश ने साफ कर दिया है कि बिहार का नया और युवा वोटर अब केवल जाति या खास विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि एक नए विजन की कसौटी पर अब वोट दे रहा है। जिस बिहार की जनता के पास पहले केवल एनडीए और महागठबंधन का ही विकल्प हुआ करता था, आज उसके पास तीसरा विकल्प भी खुलकर सामने आ चुका है। बांकीपुर के चुनावी रण में इस बार पटना का फर्स्ट टाइम और यंग वोटर्स ने भी गेम चेंजर के तौर पर वो साबित हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से जो आवाज उठी थी, बदलाव की मांग उठी थी, उसको पटना में भी जबरदस्त समर्थन मिला था। आपको याद होगा, पटना में बिहार के कई शहरों में जबरदस्त युवाओं ने प्रदर्शन किए थे। पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से लेकर कंकड़बाग और बोरिंग रोड के कोचिंग सेंटर्स, जहां पर बड़े पैमाने पर बिहार भर के छात्र आकर पढ़ते हैं, वहां फैले इस युवा कैडर ने पुरानी राजनीतिक परिपाटी को पूरी तरीके से नकारने का संदेश इन प्रदर्शनों में साफ दे दिया था। बांकीपुर के नतीजों ने एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में खलबली मचा दी है, क्योंकि अब ये लड़ाई इस पार या उस पार की नहीं रही, बल्कि राजनीति के उस चेहरे पर आकर टिक गई है जिन्हें कल तक वोट काटने वाला खिलाड़ी समझा जाता था। उन्हीं प्रशांत किशोर को आज बिहार की राजनीति का सबसे धुरंधर खिलाड़ी बताया जा रहा है। उनकी ये जीत कोई मामूली जीत नहीं है, बल्कि बिहार की सियासत में भूचाल मचाने वाली ग्रैंड विक्ट्री के तौर पर इसको देखना चाहिए। पिछली बार 50,000 से ज्यादा मार्जिन लेकर जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी जब नितिन नवीन जीते थे, इस बार 45,000 वोट भी नहीं पाई है। पिछली बार लगभग 95,000 वोट थे, इस बार 45,000 भी नहीं पाए। आरजेडी को तो पिछले चुनाव के मुकाबले 1/3 से भी कम वोट मिले। बांकीपुर से साथ साथ मध्य प्रदेश के दतिया की बात भी कर लेते हैं। वहां पर भी उपचुनाव थी और वहां पर भी बीजेपी को अपने गढ़ वाली सीट में कड़ी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को हरा दिया। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर यहां से आशुतोष तिवारी को एंड मौके पर उम्मीदवार बना दिया था। आशुतोष तिवारी को बाहरी कहा गया। आशुतोष तिवारी को मुख्यमंत्री मोहन यादव का करीबी कहा गया। दतिया की इस हाई प्रोफाइल सीट पर जब नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर चेहरे को दरकिनार कर आशुतोष तिवारी जैसे नए चेहरे पर दांव लगाया गया, तो भोपाल से लेकर दिल्ली तक ये संदेश गया था कि मोहन यादव अब ग्वालियर चंबल में नए चेहरे पर बड़ा दांव लगा रहे हैं और अपने कंटेम्पररीज के पर काटने पर लग गए हैं। आशुतोष तिवारी की जीत के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद रोड शो किए, कई जनसभाएं की, 11,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का दतिया सीट के लिए ऐलान तक कर दिया। पूरी राज्य सरकार और 20 से ज्यादा मंत्रियों की पूरी फौज यहां चुनावी मैदान में उतरी हुई थी। लेकिन जब ईवीएम से जनमत बाहर आया
तो मतदाताओं ने मोहन यादव के इस पर्सनल दांव को पूरी तरह नकार दिया। और इतना ही नहीं, जिस नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को मिला था, उस नरोत्तम के पोलिंग बूथ पर बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ गई। तो यह भी कहा जा रहा है कि क्या नरोत्तम मिश्रा ने तो नहीं दगाबाजी कर दी। सर झुका करके हाथ जोड़ करके स्वीकार करूंगा और जीवन भर हमारे अपने कार्यकर्ता और मतदाता जो देवतुल्य हैं उनकी सेवा करता रहूंगा। क्या कमी रह गई सर इस बार? पूरी ताकत झोंक दी। कमी अगर कोई रह गई है तो उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद प्रतिक्रिया देंगे। आप निश्चिंत रहिए, समय समय पर मीडिया मित्रों से मिलते रहे। दरअसल दतिया विधानसभा सीट सालों से बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का अभेद गढ़ कही जाती है। नरोत्तम मिश्रा 2008, 2013 और 2018 में लगातार 3 बार यहां से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन 2023 के आम चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने बेहद कड़े मुकाबले में उनको शिकस्त दे दी थी। हालांकि हार के बावजूद दतिया की सियासत का केंद्र बिंदु नरोत्तम मिश्रा बने रहे, लेकिन जब इस चुनाव की बारी आई, यहां पर उपचुनाव की, तो नरोत्तम मिश्रा को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। यह कहा गया इंटरनल सर्वे में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ माहौल है और उन्होंने आशुतोष को यहां पर टिकट दे दिया। नरोत्तम मिश्रा के इसी दर्द और समर्थकों की नाराजगी की कीमत बीजेपी को अपनी सबसे सुरक्षित सीट को लगातार दूसरी बार हारकर चुकानी पड़ी है। इसमें कांग्रेस पार्टी भी पूरा मजबूती से एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ी। राज्यसभा के चुनावों में जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन को शिकस्त मिली थी, उसके बाद पूरी पार्टी इस चुनाव में ये दिखाने की कोशिश में थी कि पूरी मध्य प्रदेश यूनिट एक साथ है। इसी के साथ मोहन यादव की राजनीति इस बार ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई दिखाई दी। दतिया की जनता को खूब 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 साधुवाद, खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। और अब एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए। जब से मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर अब तक प्रदेश में कुल 3 विधानसभा उपचुनाव हुए और इन 3 में से बीजेपी को 2 बार, जी हां 2 बार करारी हार का सामना करना पड़ा। यानी मोहन यादव का स्ट्राइक रेट घटकर महज 33% पर आ गया है। दतिया से पहले विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव हुए थे। शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी में तो बीजेपी की इज्जत बच गई थी, लेकिन जीत का मार्जिन लाख से घटकर महज 13-14 हजार पर आ गया था। लेकिन विजयपुर में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री बने रामनिवास रावत खुद अपनी पारंपरिक सीट पार्टी बदलने की वजह से नहीं बचा सके थे। बिहार मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में तो बीजेपी हार गई, लेकिन गुजरात के मंजलपुर में बीजेपी ने एक बार फिर जीत का झंडा लहराया। बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,499 वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी है। ये 3 राज्यों के उपचुनावों का वो ट्रेलर है जिसने साफ कर दिया कि देश की राजनीति का मिजाज क्या अब तेजी से बदल रहा है। देश का मिजाज क्या बदलने की ओर संकेत दे रहा है। ये नतीजे सिर्फ हार जीत के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि भारत के उस न्यू एज वोटर की सोच का घोषणा पत्र है जिसके दिमाग में बहुत कुछ नया चल रहा है, जिसके हिसाब से अब पार्टियों को भी चलना होगा। और उपचुनावों में अगर सरकार रहते उपचुनाव हार जाएं तो कहा जाता है कि ये स्थानीय सरकारों पर भी मैंडेट है। तो क्या ये मैंडेट जो आया बांकीपुर में, जो मैंडेट आया दतिया में, वो वहाँ के मुख्यमंत्रियों के लिए भी कोई संदेश लेकर आया है? क्या बीजेपी मंथन कर इन मुख्यमंत्रियों के भविष्य के बारे में कुछ सोचेगी? अब ये सब सवाल जो हैं वो गर्भ में, भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। बात करते हैं आज की अगली कहानी की। वो जहर देता है तो सबकी निगाह में आ जाता है, सो ये किया कि मुझे वक्त पर दवाएं ना दी। आज के दौर में जनता और कुछ नेताओं के बीच का रिश्ता भी मशहूर शायर अख्तर नज़मी के इस शेर की तरह है। जहर हमेशा बोतल में नहीं मिलता। आज के दौर में तो वो शब्दों में घुला मिला है, और शब्दों का वो जहर जब नेताओं की जुबान पर उतर आए तो सियासी सोच को किस बीमार कर देता है। इससे आप बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के हालिया विवादित बयान सुनकर समझ सकते हैं। ये वही रमेश बिधूड़ी हैं जिनकी पहचान संसद या सियासी भाषणों से कम और विवादित बयानों की वजह से ज्यादा बनी है। क्यों आए हम लोग? ये मोदी जी के लिए आए हैं। तो ये जानकारी इन सब बच्चों को है, लेकिन देश की आबादी इतनी है कि बरगलाकर बेहकाकर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे।
कहते हैं जुबान इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है, लेकिन अगर जुबान हर बार किसी पेशे, किसी वर्ग विशेष, किसी बस्ती या किसी पहचान को टारगेट करने लगे तो सवाल सिर्फ नेता पर नहीं, उनकी राजनीति की भाषा पर उठने लगता है। रमेश बिदुड़ी कह रहे थे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्र कम थे, पंचर बनाने वाले ज्यादा थे, ताला बनाने वाले ज्यादा थे। अब जरा गौर कीजिए, रमेश बिधूड़ी ने किस समुदाय का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन अपनी भाषण में ऐसे पेशों को चुना जिन्हें बरसों से सियासत में सांप्रदायिक संकेतों के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यानी नाम मत लो, लेकिन इशारा ऐसा करो कि सुनने वाले खुद नाम जोड़ लें, खुद समझ जाए। यही तो शब्दों का जहर है। सांप भी मर जाए और लाठी बना टूटे। लेकिन रमेश बिधूड़ी जी, जमाना बदल गया है। ये जेनजी सरनेम से यूजर नेम देखता है, जाति से पहले स्किल देखता है, मजहब से पहले कंटेंट देखता है। लेकिन लगता है आपने अपनी राजनीति का कैशे मेमोरी अभी तक क्लियर नहीं किया है। तभी तो पूर्व सांसद महोदय का मोबाइल तो 5G का है, लेकिन सोच अभी भी वैसी ही जैसे डायल अप कनेक्शन पर चल रही है। रोल जिस तरीके से आदमी फोन डायल करता था ना, उसी अंदाज में रमेश बिधूड़ी आज भी उसी पुराने जमाने में जी रहे हैं, जबकि 5G और 6G की ओर दुनिया चली गई है। पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये मंच था दिल्ली के तुगलकाबाद में जेनजी सम्मेलन का। जी हां, जेनजी सम्मेलन बीजेपी ने आयोजित किया था और बिधूड़ी जी उसके कर्ता धर्ता थे। मौका था शनिवार को युवाओं से संवाद करने का, यानी बीजेपी अब जेनजी से संवाद कर रही है, अपनी तरफ लाने की कोशिश। वो जेनजी जिसके बारे में तरह तरह की बातें बीते एक पखवाड़े में की गई है। लेकिन रमेश बिधूड़ी ने चर्चा किसकी की? पंक्चर लगाने वाले की, ताला बनाने वाले की, पंक्चर लगाने वालों की ही औलादें, पंक्चर लगाने वालों के खानदान। ये तमाम वो कोट्स हैं जो इसी भाषण से हमने निकाले हैं। इस बयान के सामने आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगने वाले कांग्रेस को बैठे ठाले मौका मिल गया। रमेश बिधूड़ी के बहाने निशाने पर पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह हैं। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट एक शेयर किया गया जिसमें लिखा गया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले जेनजी पंचर लगाने वाले थे, छात्र नहीं थे। ये बातें नरेंद्र मोदी के चहेते बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने कही हैं। पहले मोदी ने युवाओं पर लाठियां, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन चलवाई। इतने से मन नहीं भरा तो अपने गालीबाज नेताओं से देश के युवाओं को अब गालियां दिलवा रहे हैं, अपमानित करवा रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन रमेश बिधूड़ी जैसे सियासतदानों से जेनजी का सीधा सवाल एक है कि क्या अब भारत में किसी का पेशा उसकी राजनीतिक पहचान का प्रमाण पत्र है? अगर कोई पंचर बनाता है तो क्या उसका बेटा पेपर लीक पर सवाल नहीं पूछ सकता? अगर मैं शब्दों पे जाऊं, अगर मैं भाव पे ना जाऊं, जो बात शब्दों में कही बिधूड़ी साहब ने, उसी से पूछ लेते हैं कि पंचर बनाने वाले का बेटा क्या पेपर लीक के एग्जाम के सवाल नहीं पूछ सकता? अगर कोई ताला बनाता है तो उसका बेटा या बेटी परीक्षा में धांधली के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं? रमेश बिधूड़ी जी को समझने की जरूरत है कि जेनजी की स्टाइल और अंदाज बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। और ये शायद बीजेपी के नेता समझ भी रहे होंगे। जिस तरह के रील्स और जिस तरह के मीम्स बन रहे हैं, वो गूगल पर फैक्ट चेक कर लेता है। वो AI के जमाने का बच्चा है। नेताओं को भी वो इंस्टाग्राम पर फॉलो करता है और जंतर मंतर पर हुए हालिया प्रोटेस्ट गवाह हैं कि वो मीम भी बनाता है, बड़े बड़े लोगों के लिए मीम बना देता है। और पुलिस की लाठियां देख आज के दौर की गांधीगिरी भी यही जेनजी कर रहा है। पुलिस मारने आती है तो सामने खड़ा हो जाता है, जन गण मन गाने लगता है। जिस सम्मेलन में रमेश बिधूड़ी ने ये सब कुछ कहा, उसे बीजेपी की तरफ से जेनजी को जोड़ने के लिए आयोजित किया गया था। पूरा देश देख रहा है, जिसकी मांगों के मानते हुए शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार मजबूरी में करीब 30-35 दिन के बाद इस्तीफा देना पड़ा। जेनजी से डायरेक्ट जुड़ने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद इंस्टाग्राम पर आकर रील जारी कर रहे हैं, सीधे युवाओं से कनेक्ट कर रहे हैं। पीएम युवाओं के नाम अब तक 5 वीडियो संदेश इंस्टाग्राम पर जारी कर चुके हैं। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें,
अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। डैमेज कंट्रोल के लिए ही दिल्ली में मंच सजाया गया था। मंच पर माइक थामे पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी कह रहे थे वहां असल भारत का जेनजी नहीं था, भटके हुए लोग थे, सीलमपुर, जाफराबाद, सहारनपुर से लाए गए लोग थे। सुनिए। वो सभी सीलमपुर, जाफराबाद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से लाए हुए ऐसे लोग थे जिनको कहा गया था टोपी पहनकर भी नहीं आएंगे, कलावा बांध कर आएंगे, और वहां पर वो छात्र तो केवल 15-20% थे। वो मैं पहले दिन से कह रहा था। वाह, कितनी अद्भुत राजनीतिक रिसर्च है बिधूड़ी साहब। देश की बहस अब क्या रोजगार, शिक्षा और परीक्षा से नहीं, टोपी और कलावा, पंक्चर और ताले से तय होने वाली है। रमेश बिधूड़ी शायद अब अपने अगले भाषण में यह कहें कि धरना देने वालों में कितने नाई थे, कितने बढ़ई थे, कितने प्लम्बर थे और कितने इलेक्ट्रीशियन थे। जैसे उनकी अगुवाई में श्रमिक जनगणना का नया विभाग इन दिनों खुल चुका हो। एक तरफ लाखों जेनजी बेरोजगारी, पेपर लीक, परीक्षा कराने में सिस्टम के फेल होने पर सवाल उठा रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं। 20 से अधिक बच्चों ने सुसाइड किया है नीट पेपर लीक की वजह से। और दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी मंच से दावा कर रहे थे ये छात्र नहीं थे, ये पंचर वाले थे, जैसे पंचर वाले होना गुनाह हो गया। और पंचर वाले की औलादे ही मोदी के खिलाफ ऐसी भाषा बोल सकती हैं, ये बिधूड़ी साहब के शब्द हैं। सोचिए, देश का भविष्य कहलाने वाले युवाओं को पंक्चर वाला और ताला वाला कहकर संबोधित करना और फिर उसी वाक्य में औलादें और खानदान जोड़ देना। सीधा सीधा इशारा। भाषा इतनी सभ्य है कि समझने की जरूरत ही ना पड़े। आपको याद दिला दूं, भूलना नहीं चाहिए इन बिधूड़ी साहब के बारे में। ये अब पूर्व सांसद हैं, इनका टिकट इस बार बीजेपी ने काट दिया था। क्यों काटा था, अगर आपको याद नहीं है तो याद दिलाऊं। इनकी भाषा संसद में इतनी मर्यादित रही कि कार्रवाई से निकालनी पड़ी। रमेश बिधूड़ी का पॉलिटिकल रिकॉर्ड देखिए। संसद में विवादित भाषा बोली तो 2024 में अगला लोकसभा टिकट उनकी पार्टी ने उनके लिए काट दिया। फिर 2025 में कालकाजी सीट से विधानसभा का टिकट मिला। उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी की आतिशी से था, लेकिन कालकाजी की सीट से जनता ने वोट की सुई ऐसी चुभोई कि उनकी पूरी चुनावी हवा इस वक्त निकल गई है। जब उनकी अपनी राजनीति का टायर जनता पहले ही बैठा चुकी हो, वो दूसरों को पंक्चर बताने वाला निकले हैं। हमारी रमेश बिधूड़ी जी से एक विनम्र अपील है, अगर कोई पंचर बनाता है तो वह हमारे और आपके जैसे लाखों लोगों को सड़क पर चलने लायक बनाता है। अगर कोई ताला बनाता है तो हमारे और आपके घरों को सुरक्षित बनाता है। दोनों समाज का ही काम करते हैं, दोनों समाज का ही हिस्सा है। लेकिन अगर राजनीति इन पेशों को मजहबी लकीर खींचने का औजार बना ले, फिर इससे लोकतंत्र का कौन सा पुर्जा ठीक हो सकेगा। हमारे समाज में पंक्चर बनाने वाला भी मेहनत करता है, ताला बनाने वाला भी मेहनत करता है, चाबी बनाने वाला भी मेहनत करता है। ये पेशे शर्म के नहीं श्रम के हैं। भारत की सनातन सभ्यता ने हमेशा श्रम का सम्मान सिखाया है, श्रम का अपमान नहीं सिखाया है। यही सनातनियों की पहचान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं श्रमेव जयते। पीएम मोदी पूरे देश के सामने कह चुके हैं मैं श्रम को एक महायज्ञ मानता हूं। क्या रमेश बिधूड़ी को ऐसा बोलने से पहले अपने नेता, देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का यह बयान याद नहीं करना चाहिए था? यह भाषा संयोग नहीं है, यह प्रयोग है, यह आदत है। और जब आदत बार बार दोहराई जाए तो वो सिर्फ बयान नहीं रह जाती, वो जहर बन जाती है। बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दिल्ली की सड़कों पर जब जेनजी उतरा तो विपक्षी पार्टियों की कतार लग गई थी। 36 दिनों तक आंदोलन चला तो सरकार को भी झुकना पड़ा। शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हुआ, छात्रों की मांगे भी माननी पड़ी। लेकिन अब वही जेनजी दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर रांची में पिछले 10 दिनों से सड़कों पर है। दिन रात गर्मी बरसात छात्र डटे हैं। जेपीएससी में कथित धांधली के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन ना सत्ता के कानों पर जू रेंग रही है और न ही विपक्ष के कदम आंदोलन की तरफ बढ़े हैं। सवाल है कि क्या युवाओं का आंदोलन भी चुनावी कैलेंडर देखकर सुना जाता है? क्या युवाओं की आवाज सिर्फ वहीं सुनी जाती है जहां वोट दिखाई देता है?
इन युवाओं की लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं बल्कि अपने भविष्य की है। हाथों में तख्तियां हैं, गले में नारे हैं और आंखों में एक ही उम्मीद कि उनकी बात सुनी जाएगी। ये छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 10 दिनों से, जी हां 10 दिनों से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हुए। भीड़ देखिए आप, छात्रों ने स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला। बड़ी संख्या में छात्र हाथों में मशाल और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और अपनी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों की डिमांड है कि जेपीएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई से जांच कराई जाए, इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाए और झारखंड में जेपीएससी/जेएसएससी की भर्ती एजेंसियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार लागू किए जाए। ये प्योर तरीके से छात्र है, हमारा बात सुन लीजिए, हमारा बात मानिए। अभी कभी हम लोग यहाँ छोड़ के हट जाएंगे, अभी लाइब्रेरी अभी हम लोग चल जाएंगे, पढ़ना हम लोग शुरू कर देंगे। इसलिए वो आपकी लड़ाई पर्सनली होगी, सत्ता अब जो सेंट्रल में सत्ता पक्ष बीजेपी है उनसे होगी, उनको साइड कीजिए। थोड़ा देर के लिए छात्र के प्रति सुनिए। ये 1000 हजारों हजार 10,000 की संख्या में जो छात्र आ रहे हैं वो 10,000 20,000 वो बीजेपी के नहीं हो सकते हैं। और ये कोई अब सबका पता कर लिए, सबका पता कर लिए सारे। इसी मामले को बीजेपी झारखंड के पेपर लीक मामला कर रहा है। ये पेपर लीक से अधिक परीक्षा में धांधली का मामला है। ये मामला तब सामने आया था जब 2 जुलाई को जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट आया। सोशल मीडिया पर कुछ संदिग्ध रोल नंबरों की ओएमआर शीट की तस्वीरें वायरल हुई। जिन अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट में ना के बराबर गोले भरे थे उनका भी चयन हो गया और इसके खिलाफ दूसरे अभ्यर्थियों ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम समेत कई जगहों पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का गुस्सा देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपी। सीआईडी ने जेपीएससी मुख्यालय और परीक्षा लेने वाली एजेंसी टीडीपीएल और छापे मारे। इस मामले में अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगत ने इस्तीफा दे दिया है, उनसे पूछताछ भी हुई है। लगभग 1000 सफल अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट की जांच भी की जा रही है। आज भी सीआईडी की टीम ने रांची, धनबाद, हजारीबाग और बिहार के कई कोचिंग सेंटर्स और शिक्षकों के 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। अब झारखंड से आई ये तस्वीर भी देखिए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी कांवड़ सेवा में लगे हैं। इनमें से कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आंदोलन कर रहे छात्रों के पास अभी तक कोई मंत्री नहीं पहुंचा, उनसे बात तक नहीं की जा रही है। यही गलती दिल्ली में हुई थी और अंजाम क्या हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का, वो हम सब ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। ये बात जेएमएम सरकार को समझनी होगी। छात्रों के आंदोलन को एबीवीपी और एसएफआई का भी अब समर्थन मिल गया है। एसएफआई ने 5 अगस्त को पुतला दहन का ऐलान किया, वहीं आंदोलन कर रहे छात्रों ने 6 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। जिस तरह से दिल्ली में सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके बहुत बड़ा हो गया, ठीक उसी तरह से झारखंड में भी इस प्रदर्शन का कैनवास बड़ा होता जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि उन्हें हटाने के लिए प्रशासन तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। पिछली रात रांची में बारिश होने लगी, लेकिन छात्र भीगते हुए प्रदर्शन स्थल पर डटे रहे। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर टेंट नहीं लगने दिए। जेपीएससी परीक्षा में धांधली का यह मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं, कई सवाल उठ रहे हैं। 2 जुलाई को जो रिजल्ट जारी किया गया था वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं जारी किया गया था। मेरिट लिस्ट पर जेपीएससी के संवैधानिक सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे, जिससे प्रक्रिया पर सवाल उठे। वहीं परीक्षा आयोजित करने वाली प्राइवेट एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को पहले जेएसएससी ने ब्लैकलिस्ट किया था। इसके बाद भी जेपीएससी ने इस एग्जाम का काम सौंप दिया। अब इस मामले में एजेंसी के कर्मचारी और जेपीएससी के डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन गिरफ्तार हुए हैं। झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्रों को कॉकरोच जनता पार्टी का भी अब समर्थन मिल गया है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों से बात की और कहा कि सीजेपी छात्रों के साथ खड़ी है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है। कुश्ती के अखाड़े से लेकर जंतर मंतर और संसद तक जाने वाली सड़कों तक जिस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, आज उस पर अदालत का बड़ा फैसला आ गया। बीजेपी के कद्दावर नेता और दबंग नेता, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है।
एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थकों में जश्न का माहौल है, पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां कह रही हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं छोड़ी है, लड़ाई अब वो हाईकोर्ट में लड़ेंगी। मायूस जरूर हैं पर हारी नहीं है। 1133 दिनों का संघर्ष, 127 सुनवाई और 32 गवाह। आखिर क्या हुआ कोर्ट रूम में और अब आगे क्या होगा? वही जो राम रच रखा। तरफ महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला रिजर्वेशंस की बात है, और दूसरी तरफ ये हाँ, जो करा गया वो कोर्ट के माध्यम से किया गया। एक केस तो कोर्ट में चल रहा है, अभी रेसलर्स अगर चाहेंगे तो अपना कोर्ट अपर कोर्ट में लेके जाएंगे। आज दोपहर में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जज ने जैसे ही फैसला सुनाया, ब्रिजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व सचिव विनोद तोमर के चेहरे पर राहत दिखने लगी। अदालत ने साफ कर दिया कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप साबित नहीं पाए गए, इसीलिए सजा नहीं दी जाती। फैसले के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह का अंदाज वही पुराना था। मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। ब्रिजभूषण को बरी कर दिया गया, लेकिन क्या आपको याद है कि उन पर आरोप क्या थे? किस तरह की शिकायतें देश की 6 महिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवानों ने दर्ज कराई थी? तो हम आपको याद भी दिला देते हैं अगर आप भूल गए तो। आरोप नंबर 1, विदेशी दौरों पर इलाज और दूसरी सुविधाओं के बदले खिलाड़ियों से अनुचित मांगे करना। आरोप नंबर 2, मैट पर वार्म अप के दौरान महिला पहलवानों के साथ अभद्रता और बैड टच की शिकायत। आरोप नंबर 3, ग्रुप फोटो सेशन के दौरान गलत नीयत से छूना और विरोध करने पर डराना धमकाना। आरोप नंबर 4, मेडल सेरेमनी में असहज करने वाले सवाल पूछना और जबरन अपनी ओर खींचना। आरोप नंबर 5, बिना अनुमति के जबरन गले लगाना और सप्लीमेंट दिलाने का लालच देकर दबाव बनाना। आरोप नंबर 6, डिनर टेबल से लेकर मैच के बाद तक खिलाड़ियों को बार बार असहज करते हुए अनुचित तरीके से टच करना। लेकिन अदालत में ये आरोप सबूतों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे और ब्रिजभूषण शरण सिंह बरी हो गए। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद रहे ब्रिजभूषण के लिए भले इसे सत्य की जीत हो, लेकिन उन पहलवानों का क्या जिन्होंने महीनों तक जंतर मंतर पर सर्द रातें और चिलचिलाती धूप में धरना दिया था, इंसाफ के लिए पुलिस की लाठियां खाई थी। 3 बार की ओलंपियन और कई इंटरनेशनल इवेंट्स में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पहलवान विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए आज के फैसले के बाद अपना दर्द साझा किया है। फोगाट ने पोस्ट किया कि उन्हें इस बात का दुख है कि अदालत ने ब्रिजभूषण को यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना। विनेश के मुताबिक पहले दिन से सारा तंत्र, सरकार और सिस्टम ब्रिजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ था। महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया है। पहलवान अपनी लड़ाई बड़ी अदालतों में उच्च अदालत में जारी रखेंगे। वहीं पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि आज का जो फैसला है उससे ये साफ हो गया कि सारी ताकत उनके पास है, सब कुछ है उनके पास। उन्होंने गवाह तोड़ दिए। पुनिया ने पोस्ट में लिखा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस आधार पर ब्रिजभूषण को कोर्ट ने बरी कर दिया। बयानों से साफ है कि पहलवान दुखी हैं, लेकिन हार मानने वाले नहीं हैं। पीड़ित महिला पहलवानों के पास ऊपरी अदालत यानी हाईकोर्ट जाने के लिए अभी 60 दिन का समय है। सड़क से लेकर अदालत तक इस केस में कब कुछ क्या हुआ, जल्दी से वो बातें आपको याद दिला देता हूं। मामला जनवरी 2023 में आया। ब्रिजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाकर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के इसी जंतर मंतर पर धरना शुरू किया था। मेरी कॉम की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनी, लेकिन रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई। अप्रैल 2023 में पहलवान दोबारा जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। इंसाफ की मांग को लेकर महिला पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज की, एक पॉक्सो के तहत और दूसरी महिला पहलवानों की शिकायत पर। मई 2023 में संसद की ओर मार्च करने पर पुलिस ने बलपूर्वक पहलवानों को रोका था। आपको तस्वीरें याद होंगी। आहत होकर 30 मई को पहलवान हरिद्वार आए।
और मेडल में गंगा में अपना मेडल बहाने पहुंच गए। हालांकि किसान नेताओं के समझाने पर पहलवानों ने ऐसा नहीं किया। जून 2023 से 24 के बीच दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। इसी बीच बृजभूषण को नियमित जमानत मिली और 10 मई 2024 को कोर्ट ने आरोप तय करते हुए ट्रायल की मंजूरी दी। मई 2025 में नाबालिग पहलवान की शिकायत वापस लेने की वजह से बृजभूषण को पॉक्सो मामले में राहत मिल गई। इसी साल 2 जुलाई को अंतिम दलीलें पूरी हुई थी और आज अदालत ने बृजभूषण को बरी कर दिया। इस मामले ने सिर्फ खेल जगत की नहीं बल्कि राजनीति को भी झकझोर कर रख दिया था। फैसला कोर्ट से आया लेकिन विपक्ष ने सरकार पर सीधा हमला बोला है, खासकर महिला विपक्ष की सांसदों ने। एक तरफ कहते हैं कि यंग जनरेशन के साथ हैं, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला रिजर्वेशंस की बात है, और दूसरी तरफ ये और जिस तरह से बृजभूषण को जिस रिहा किया गया है, कहा जा रहा है कि जो रेसलर थी वो उत्पीड़न का जो शिकायत थी उस पर उनको रिहा किया गया। किस तरह से रिहा जो करा गया वो कोर्ट के माध्यम से किया गया। एक केस तो कोर्ट में चल रहा है, अभी रेसलर्स अगर चाहेंगे तो अपना कोर्ट अपर कोर्ट में लेके जाएंगे। विपक्ष सवाल उठा रहा है लेकिन बृजभूषण का परिवार जश्न मना रहा है। फैमिली का रिएक्शन आपको दिखाया, उसके पहले बात बृजभूषण के राजनीतिक असूख की कर लेते हैं। आज की तारीख में भले ही बृजभूषण शरण सिंह सांसद या विधायक ना हो लेकिन उनका पूरा परिवार अवध की सत्ता और सियासत के केंद्र में रहा है। मैं आपको बड़ी वॉल पे दिखाता हूं कि आखिरकार क्या है बृजभूषण का परिवार। बृजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद हैं। उनकी पत्नी पूर्व सांसद है केतकी सिंह। जब एक बार वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे तब केतकी सिंह ने चुनाव लड़ा था। उनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा प्रतीक भूषण सिंह जो कि बीजेपी का विधायक हैं और छोटे बेटे हैं करण भूषण सिंह जो अब केसरगंज सीट से, जिस सीट पे इनको टिकट नहीं मिला बृजभूषण को इस बार, उस सीट से ये लोकसभा के सांसद हैं। यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। बेटी शालिनी सिंह हैं, ये भी राजनीति में बहुत एक्टिव हैं, बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर अपनी बातें लिखती रहती हैं। और दामाद विशाल सिंह है जो कि अध्यक्ष हैं बिहार कुश्ती संघ के। यानी कुश्ती संघ यूपी और बिहार के जो हैं वहां पर दबदबा इन्हीं के परिवार का बना हुआ है। अब कोर्ट के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण सिंह ने क्या कहा अपने पिता के बारे में आए इस फैसले पर, आइए सुनते हैं। ये 3 साल से 2.5-3 साल से जो संकट और ये कष्ट हम लोग झेल रहे थे जी, आज सच्चाई की जीत हुई है। और मैं आपके माध्यम से जो हमारे साथ खड़े रहे जी, नौजवान पहलवान, कैसरगंज की जनता, हमारे मंडल की जनता और पूरे देश के जो नेताजी के मानते हैं या उनके साथ खड़े रहे इस संघर्ष में, इस संकट में, मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज सबकी जीत है। जो भी रहा, जो भी मीडिया ट्रायल हुए, इसका कष्ट किसने झेला? आज बाइज्जत बरी हुए, उनको जंतर मंतर पे बताया गया कि इनको फांसी देनी चाहिए, इनको जिंदा जलाना चाहिए। आज उसका जवाब कौन देगा? राउज रेवेन्यू कोर्ट से भले ही बृजभूषण शरण सिंह बरी हो गए हों लेकिन विवादों से इस बाहुबली नेता का बहुत पुराना नाता है। यौन शोषण का मामला तो बस एक कड़ी है, इससे पहले भी उनके रसूख, उनके काफिले की कारों और हेलीकॉप्टर से जुड़े विवाद पूरे देश में सुर्खियां बटोर चुके हैं। बाहुबल की नुमाइश बृजभूषण शरण सिंह और उनकी फैमिली के लिए एक आम सी बात है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान केसरगंज सीट से बृजभूषण की जगह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े करण भूषण के काफिले की एक तेज रफ्तार एसयूवी ने गोंडा में 2 युवकों को कुचल दिया था। दोनों लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अवध के इलाके में 54 शैक्षणिक संस्थानों से बृजभूषण और उनके परिवार का नाम सीधे सीधे जुड़ता है, वहां पे इसका रसूख है। इसके अलावा गोंडा केसरगंज में भौकाल टाइट रखने के लिए बृजभूषण अक्सर अपना निजी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उनके अस्तबल में 1.5 करोड़ की कीमत तक का एक घोड़ा मौजूद है। 90 के दशक में बृजभूषण पर जे अस्पताल शूटआउट के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को पनाह देने का भी आरोप लगा है। उन पर टाडा जैसा सख्त कानून लग चुका है। बृजभूषण जेल भी गए हैं इन्हीं आपराधिक मामलों में। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में इस मामले में वो बृजभूषण को बरी कर दिया गया था और एक बार फिर बृजभूषण को कोर्ट से आज बरी किया गया। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने अपना काम कर दिया। 1133 दिनों की इस कानूनी लड़ाई का पहला राउंड बृजभूषण के हक में गया, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जंतर मंतर से उठी ये चिंगारी अब दिल्ली हाईकोर्ट तक चौखट तक पहुंचने वाली है। पहलवानों ने साफ किया कि वे हार नहीं मानेंगे। क्या ऊपरी अदालत में तस्वीर बदलेगी या बृजभूषण हमेशा के लिए इस मामले से बेदाग निकल कर आएंगे? जवाब तो वक्त के गर्भ में ही है। अब बात करते कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू की। जेन जी के मामले में संध्या चौधरी का पब्लिक व्यू आया है मेरे पास। जेन जी की आग कहीं सही है तो कहीं गलत। आशा करती हूँ सरकार समय पर अपना काम करेगी।
बांकीपुर रिजल्ट पर जया दीक्षित जी पोस्ट करती हैं, बांकीपुर का साफ संदेश है कि जनता ही जनार्दन है, वो अपना रुख कभी भी बदल सकती है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता के ही पास होती है। तो आज मेरे साथ इतना ही, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।